वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक सब्जेक्ट से कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कैसे डिफ़ाइन करा है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स, और देन हमने उसमें उसके फंक्शंस को डिटेल किया था। वहीं पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी डाइटरी फाइबर्स के बारे में कि हाँ, जो भी हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है उसी से हमें एक न्यूट्रिएंट और मिलता है जो कि आपका होता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट कर सके, पर इसके फर्दर अपने अलग बेनिफिट्स हैं। ये सब हम लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। अभी हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल इम्पैक्ट तो हमें पता है एनर्जी सोर्स है। अगर क्या हो कि अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर ज़्यादा हो, क्या होगा, बॉडी के अंदर चेंजेस दिखेंगे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर लो हो। अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। ईटिंग टू मैनी कार्बोहाइड्रेट लीडिंग टू वेट गेन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्सेज का काम करता है। अगर वही कैलोरीज अगर जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है तो इन द एंड वो आपके फ़ैट के फॉर्म में स्टोर होती है। अगर फैट के फॉर्म में स्टोर होएगी तो आपकी बॉडी में आपको वेट गेन दिखेगा, ओबेसिटी दिखेगी और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है आपकी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी कैसे होएगी कि आपकी जो आर्टरी की वॉल्स है उसके अंदर आपका फैट डिपॉजिट होने लगेगा या फिर कोई ना कोई क्लॉट बनने लगेगा जिससे आपकी जो आर्टरी की वॉल है वो नैरो हो जाएगी। नैरो होने की वजह से कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा या ये भी हो सकता है कि वो ब्लड फ्लो आगे स्टॉप ही हो जाए एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। वही डिजीज़ होती है आपकी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। यही आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो होता है आपके डेंटल केयर्स। डेंटल केयर्स कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टीथ के ऊपर काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा और वही न्यूट्रिशन बैक्टीरिया क्या करता है, इन द एंड एसिड रिलीज़ करता है जिससे आपको डेंटल प्रॉब्लम जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है। वहाँ पे आपकी अदर कंडीशंस आती है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ही आपके आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे फैट के फॉर्म में तो स्टोर होता ही है जो अगर बॉडी में एक्सेस कैलोरी होती है जिससे आपकी ओबेसिटी आगे बढ़ती है। पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि रिस्क फैक्टर में आता है। आपको डायबिटीज़ मिलेगी, आपको हार्ट डिजीज़ और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मली जो आपके ब्लड के अंदर है ग्लूकोज का लेवल एक्सीड हो जाए तो उसे हम डायबिटीज़ कंडीशन बोलते हैं। वहीं पे आपको हार्ट डिजीज़ देखने को, अब आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्लॉकिंग ऑफ अगर आर्टरी होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन में हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी अदर ऑर्गन में हो जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं। आपकी हार्ट के अंदर भी हार्ट की मसल्स में भी कोरोनरी आर्टरी में आपकी ब्लॉकेज लीड कर सकती है जिससे कि आपको फर्दर हार्ट डिजीज़ की कंडीशन आगे देखने को मिलेगी। वहीं पे आपका दिखेगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर टर्म को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, ग्लाइसीमिया का मतलब आपका ग्लूकोज या शुगर, ईमिया मीन्स ब्लड, आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होना, उसी को ही हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब वहीं पे दूसरी अगर बात करें कि क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर कम होएगा। मेन काम कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ही कम होएगा तो सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम यही दिखेगी कि आपकी लैक ऑफ एनर्जी होगी, कि आपकी बॉडी के पास इनफ एनर्जी नहीं होगी कि आप डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकें। वहीं पे आपको फिजिकल फिटिंग देखने को मिलेगी, थकावट रहेगी पूरे टाइम, डिजीनेस, चक्कर देखने को मिलेंगे, सर में दर्द रहेगा, वीकनेस होगी, आपको मेंटल फटीग होगी कि हाँ दिमागी तौर से आप थके थके फील करोगे, कोई ना कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी या माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इस बेसिस पे क्योंकि जिस भी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कोई ना कोई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो उससे हमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जैसे कि विटामिन, आपके मिनरल्स वगैरह, जो आपकी फर्दर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी कोज कर सकते हैं अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक प्रॉपर ना करें तो।
ऐसे ही आपको नोजिया भी मिलेगा, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं पे एक टर्म आता है कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होएगा तो फिर बॉडी को उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वो कंडीशन होती है आपकी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब डिक्रीज, हाइपो मीन्स डिक्रीज, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर या ग्लूकोज, ईमिया मीन्स ब्लड, कि आपकी ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल कम होना। ये ज़्यादातर हमें कैसे लोगों में देखने को मिलता है, वो होता है आपका डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ को पेशेंट है, कार्ब्स तो कम करने को बोलते ही बोलते हैं, साथ में उन्होंने एक मेडिकेशन और देने को कहते हैं इंसुलिन, जिससे आप उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत देखने को मिलती है। देन आपकी लिस्ट आती है कि आपको कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से सोर्सेज से आपको मिलते हैं। जैसे कि आपके मोनोसेक्राइड्स की अगर बात करें, जिसमें आपने मेन 3 शुगर्स के बारे में पढ़ा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो कि आपके फ्रूट, हनी, कॉर्न सिरप और मिल्क, इन सब से आपको मिलते हैं। वहीं पे डाइसेक्राइड्स की बात करें, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर आपके कैन सुक्रोज जो है कैन और बियर शुगर से मिलता है, आपका लैक्टोज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जिसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज को वही आपको माल्ट प्रोडक्ट से मिलेंगे। ऐसे सीरियल्स या ग्रेन जिसको हमें ग्रो कराने के लिए स्प्राउटिंग की ज़रूरत होती है, वही सब आपके माल्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। वहीं पे अगर पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स में आपके लॉन्ग चेन ऑफ सेक्राइड्स होते हैं या फिर कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें आपके स्टार्च और डेक्स्ट्रिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको गेहूं और लेग्यूम्स वगैरह से देखने को मिलते हैं। ग्लाइकोजन आपको मीट से मिलेगा। वहीं पे सेलुलोज आपको आउटर कवरिंग ऑफ सीड, लीव्स और वेजिटेबल्स, और पैक्टिन आपको फ्रूट्स में मिलता है। अब नेक्स्ट हम डिटेल करते हैं डाइजेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि आपने अपनी बॉडी में डाइट में कार्ब्स वगैरह तो लिए हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है ये तो, पर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे करती है, कैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी उसको इंटेक करती है और कैसे उसे डाइजेस्ट करके हमारे पर्टिकुलर एक ऑर्गन तक पहुँचाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कि हमारे 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो मोनोसेक्राइड्स की लॉन्ग चेन बनी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, वही आपके पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं, जिसके अंदर आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। आपके डाइसेक्राइड्स के अंदर आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही अटैच होते हैं, जिसके अंदर लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि आपके पॉलीसेक्राइड जो है वो डाइसेक्राइड्स में चेंज होते हैं। आपकी बॉडी डाइजेशन कैसे काम करेगा कि पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में चेंज होएगा, देन आपका डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स में चेंज होएगा, और यही मोनोसेक्राइड्स आगे आपके फर्दर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इन द अदर केस की पॉलीसेक्राइड्स आपका डायरेक्ट मोनोसेक्राइड्स में भी चेंज हो सकता है। अब पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता कैसे है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है या फिर कौन सा सब्सटेंस है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। उसके अंदर आपके आते हैं मेनली एंजाइम्स। एंजाइम्स आप कह सकते हो कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो आपके डाइजेशन के टाइम पे आपका माउथ से, सलाइवरी ग्लैंड से, पेनक्रियास से या फिर स्टमक से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब वहीं पे 2 टाइप्स के आपके एंजाइम्स आते हैं। सबसे पहले आपका आता है अमाइलेज और डाइसेक्राइटेज। डाइसेक्राइटेज से पता चल रहा है ऐसे एंजाइम्स जो आपके डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगी या उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अमाइलेज की अगर बात करें तो वो आपका पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में चेंज करता है। आपकी लॉन्ग चेन ऑफ शुगर जो होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, उनको डाइसेक्राइड्स में चेंज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स में। उसके अंदर आपके 2 एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। वहीं पे अगर डाइसेक्राइटेज की बात करें तो इसमें होता है आपका डाइसेक्राइड्स आपका मोनोसेक्राइड्स में चेंज होता है, जो कि आपके बाद में जाके इंटेस्टाइन में जाके फाइनली एब्जॉर्ब होता है।
आपका डाइसेक्राइड्स में भी आपके 4 एंजाइम्स आते हैं, माल्टेज, सुक्रेज आइसो माल्टेज, लैक्टेज और ट्रीहेलेज। इसको हम फर्दर देखते हैं कि कौन सा एंजाइम कैसे एक्ट करता है कौन से शुगर को डाइजेस्ट कराने में। सबसे पहले आता है आपका अमाइलेज कि अमाइलेज आपके कौन से कार्बोहाइड्रेट पे क्या वर्क करता है। आपको पता था कि अमाइलेज हमारा किस पे वर्क कर रहा था, पॉलीसेक्राइड्स को आपका डाइसेक्राइड्स में चेंज कर रहा था। और आपके पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हैं? आपके पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन। ये सब आपके पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। तो फिर ये आपके लॉन्ग पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल है। अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, इनके बीच के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करके आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं ग्लूकोज, माल्टोज और माल्टोट्रायोस। देन आपका आता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो भी खाना आता है, जो भी फूड वगैरह हम लेते हैं, तो वो सबसे पहले आता है आपके जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आपकी बॉडी का वो ट्रैक है, वो पाथवे है जिसमें आप फूड इनटेक करते हो और अपनी बॉडी से रिमूव करते हो, जिसमें आपके बक्कल कैविटी, आपके माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा पाथवे है, हम उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। आपके बक्कल कैविटी के अंदर आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। फिर देन आपकी ईसोफेगस आती है। ईसोफेगस से कनेक्ट होते हुए आपका जे शेप स्टमक, देन डोडेनम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। इसी तरह आपका जीआई ट्रैक होता है। वहीं पे सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको 3 जगह देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब माउथ में जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कैसे होता है। तो फिर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ, कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे इनिशियल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, आपके माउथ में। और वो कौन करता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आपका सलाइवा में होता है। सलाइवा आपके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे आपको उसमें एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और उसका अदर नाम भी हम बोलते हैं पेटाइलिन। अपॉन कॉन्टैक्ट विथ सलाइवा ड्यूरिंग मास्टिकेशन, कि च्यू करते वक्त, कि हम जब भी हम खाने को लेते हैं उसको च्यू करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्टिकेशन। कि हमारी टंग भी उसमें इन्वॉल्व होती है, हमारे टीथ इन्वॉल्व होते हैं, ताकि हमारे फूड के अंदर पूरी तरह से सलाइवा मिक्स हो जाए। वो प्रोसेस होती है आपकी मास्टिकेशन। सलाइवा कंटेन कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। सलाइवा के अंदर हमारा कैसा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करे, जो कि आपके पॉलीसेक्राइड्स के बीच के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। और वही एंजाइम क्या होता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज और पेटाइलिन। देन आपका आता है डाइजेशन इन द स्टमक, कि स्टमक में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा है। हमारे स्टमक के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो कि किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करे। तो सबसे पहले वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तो डाइजेस्ट नहीं करता, पर हाँ वहाँ पे एक चीज़ होती है हाइड्रोलिसिस, और वो किसकी हेल्प से होती है, आपकी HCl की वजह से। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टमक डाइजेशन के टाइम पे आपकी वॉल से रिलीज़ करता है। तो इसमें डिटेल देखते हैं। देयर इज़ अ नो एंजाइम टू ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, कि आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करा सकता है। However, HCl present in the stomach causes hydrolysis of sucrose to fructose and galactose। पर हाँ HCl जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है, और वो हाइड्रोलाइज भी किसको करता है, एक पर्टिकुलर एक शुगर है, वो है आपकी सुक्रोज को एंड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में चेंज करता है।
सुक्रोज आपकी एक डाइसेक्राइड है, वहीं पे ही आपकी फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपकी मोनोसेक्राइड्स होती है। डाइजेशन इन डोडेनम, स्टमक के बाद जब हमारा फूड डोडेनम में पहुंचता है, जहाँ पे आपके दो तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं, गोल ब्लैडर से आपका बाइल जूस और पेनक्रियास से आपका पेनक्रियाटिक जूस। पर हाँ, इसको डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में आपका मेन रोल प्ले करता है आपका पेनक्रियाटिक जूस। तो वहीं पे देखते हैं, जब फूड बोलस रीच टू द डोडेनम फ्रॉम द स्टमक वेयर इट मीट द पेनक्रियाटिक जूस। जब आपका फूड बोलस है, स्टमक का जो भी फूड कंटेंट है, जब वो बोलस की फॉर्म में होता है, तब वो आपके डोडेनम में पहुँच के आपके पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। और वो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। उस पेनक्रियाटिक के जूस के अंदर कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम आपका प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। वही अमाइलेज है जो सलाइवरी अमाइलेज में प्रेजेंट है, जो कि पॉलीसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने में हेल्प करता है, सिमिलर टू सलाइवरी अमाइलेज। वहीं पे आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज को हम माइलोपेप्सिन भी बोलते हैं। देन आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रहा है। आपके जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, वो हाइड्रोलाइज कराए जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द अदर एंजाइम विच आर माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। माल्टेज मीन्स जो माल्टोज शुगर को आपको डाइजेशन में हेल्प करे, वहीं पे सुक्रेज आपका सुक्रोज को डाइजेस्ट कराता है, लैक्टेज आपका लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो आपके ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हम डिटेल देखें, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। अगर इसमें हम डाइजेशन की अगर बात करें, तो आपका जो माल्टेज है, माल्टेज आपका डाइसेक्राइड है, जो कि माल्टेज की हेल्प से आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करता है। और वहीं पे अगर सुक्रेज की बात करें तो फिर वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। अगर बात आगे फर्दर लैक्टोज की करी जाए, तो आपका लैक्टोज एंजाइम जो होता है वो आपको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम थे, ये आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर थे, जो कि फर्दर आपके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। देन आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कोई डाइजेशन नहीं होता, सिंपली इनका एब्जॉर्प्शन होता है कि हाँ, आपकी शुगर जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए, आपके विलाई के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। कार्बोहाइड्रेट नॉट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Intestine. Carbohydrate not digested in large intestine include cellulose, pectose, foods such as potatoes, beans, wheat, flour and starch। कि किस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। दे आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स, कि अगर ये डाइजेस्ट होते हैं तो फिर अदर वेरिएबल्स भी फॉर्म होते हैं, जिसमें आपका आता है लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड और एसिटिक एसिड। और फर्दर 2 और मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो कि आपके फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में रीच करता है, देन बॉडी से थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है।
यही था आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपका कार्बोहाइड्रेट टॉपिक यहीं फिनिश होता है, जिसमें आपने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें हम कैसे उसको डिटेल देखते हैं कि हाँ कैसे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, कि हाँ अगर एक्सेस हो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर लो हो तो फिर तब क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।